हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में साझेदारी की विशेषता या लक्षण के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों को साझेदारी का अर्थ, परिभाषा और साझेदारी फर्म से आशय के बारे में समझाया गया। उसके साथ ही साथ साझेदारी की प्रकृति के भी बारे में आपको बताया गया था। जो लोग इतनी चीज़ों को जान रहे हैं वो इस वीडियो से कंटिन्यू करें, बट अगर आप नहीं जान रहे हैं अभी उसके बारे में जो जो टॉपिक आपको बताया गया, तो पिछले वाले वीडियो को जाकर के आप उस टॉपिक को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर इस टॉपिक को आप देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साझेदारी की विशेषता या लक्षण क्या है? तो साझेदारी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला है कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। किसी भी साझेदारी व्यापार की अगर बात किया जाए तो उस व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता जो है वो ये है कि साझेदारी व्यापार अनुबंध या समझौते से होता है। अब किसी भी व्यापार को करने के लिए, साझेदारी व्यापार को करने के लिए अनुबंध या समझौता होना आवश्यक है। तीसरा जो विशेषता है वो है वैधानिक व्यवसाय। जो साझेदारी व्यापार किया जाएगा वो किसी वैधानिक व्यापार के लिए होना चाहिए। वैधानिक व्यापार का क्या मतलब होता है? तो वैधानिक व्यापार का मतलब होता है एक ऐसा व्यापार जिस पे सरकार कोई रोक टोक ना लगाए। मतलब वो व्यापार जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित ना हो, उस व्यापार को हम लोग वैधानिक व्यापार कहते हैं। चौथा जो इसकी विशेषता वो है लाभ हानि विभाजन। साझेदारी व्यापार से जो भी लाभ होता है उस लाभ का बंटवारा होना तय है, क्योंकि एक व्यक्ति तो मालिक होता नहीं है कि पूरा लाभ वही रख ले। साझेदारी व्यापार में कम से कम तो दो मालिक होते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट देखा पहले ही विशेषता में कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। तो अगर दो मालिक हैं तो जो भी लाभ होगा वो बटेगा। तो एक विशेषता ये भी है कि जो भी लाभ होगा वो लाभ उनके लाभ हानि विभाजन में बांट दिया जाएगा। अगली विशेषता जो है वो है सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। मतलब साझेदारी व्यापार में जो साझेदारी व्यापार होता है वो अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं रखता है ना। तो क्यों नहीं रखता है तो उसकी बात हम जब करेंगे तो प्रकृति में जब आप जाकर के पढ़ेंगे साझेदारी की प्रकृति, तो वहां आपको बताया जाएगा कि साझेदारी की प्रकृति दो दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेखांकन और वैधानिक। जब वैधानिक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि साझेदारों का जो अस्तित्व होता है वो साझेदारी व्यापार से अलग नहीं होता है। तो उसी प्रकृति के बिहाफ पे ये विशेषता बनाई गई है कि साझेदारों सदस्यों का जो अस्तित्व होता है वो अलग नहीं होता है। और जो इसकी अंतिम विशेषता हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि असीमित दायित्व। साझेदारी व्यापार में जितने भी साझेदार होते हैं सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। मतलब साझेदारों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। तो ये हमारी 6 विशेषताएं हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है। अब हम लोग इन 6 विशेषताओं को स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो पहली विशेषता देखिए हमारी है दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो किसी भी साझेदारी व्यापार के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब कि बिना दो व्यक्ति हुए साझेदारी व्यापार नहीं किया जा सकता। तो दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। जबकि अधिकतम व्यक्तियों के बारे में अगर हम बात किया जाए करें तो साझेदारी अधिनियम 1932 में कोई भी उल्लेख नहीं है। साझेदारी अधिनियम 1932 में अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। परंतु हमारा कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार अगर देखें तो किसी भी साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं विशेषता में कि किसी भी साझेदारी व्यापार में साझेदारों की जो संख्या होती है वो कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है। लेकिन जब अधिकतम की बात करेंगे
तो साझेदारी अधिनियम 1932 अधिकतम साझेदारों के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन वहीं पे जब हमारा कंपनी नियम आता है तो वो कहता है कि कोई भी साझेदारी व्यापार हो उसमें साझेदारों की जो संख्या होगी वो अधिकतम 50 हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। तो ये हुई हमारी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करें तो अनुबंध या समझौता है। इसमें क्या है, तो साझेदारी का जन्म अनुबंध या समझौता से होता है। मतलब कोई भी साझेदारी व्यापार अगर किया जा रहा है तो उस व्यापार में अनुबंध या समझौता अवश्य होगा। बिना अनुबंध या समझौता किए किसी भी साझेदारी व्यापार का जन्म हो ही नहीं सकता। तो साझेदारी व्यापार के लिए यह आवश्यक है कि अनुबंध या समझौता हुआ हो। अब ये जो अनुबंध या समझौता होगा ये मौखिक रूप में भी हो सकता है या लिखित में भी हो सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति साझेदारी व्यापार करना चाहता है तो वो साझेदारी व्यापार कर सकता है। दो लोग हैं, आपसी समझौते के अनुसार, आपसी सहमति के अनुसार, आपसी अनुबंध के अनुसार व्यापार को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, वो चाहे लिखित करके करें और चाहे मौखिक करें। लिखित करते हैं तो जहां लिखा जाएगा उसी को आगे चल के हम लोग साझेदारी संलेख के नाम से पढ़ेंगे, और जब मौखिक ही कर देंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। लिखित करते हैं तो लिखित करते समय लिखा पढ़ी में जो चीजें लिख करके व्यापार किया जाएगा उस व्यापार पे वो सारे नियम लागू हो जाएंगे, वो सारी बातें लागू होंगी। और अगर लिखित नहीं है, मौखिक है, तो उस केस में उस प्रकार के व्यापार में हमारे कुछ प्रावधान बताए गए हैं साझेदारी अधिनियम 1932 में। वो सारे प्रावधान उन व्यापारों पे लागू हो जाएंगे जहां पर साझेदारी व्यापार मौखिक तौर पे तैयार किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साझेदारी व्यापार को मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकता है साझेदारों के आपसी समझौते के आधार पर। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वैधानिक व्यवसाय। जो भी व्यापार करेंगे वो व्यापार आपका वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक होने का मतलब क्या हुआ कि उस व्यापार का जो उद्देश्य है वो वैधानिक होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं और दो लोग मिल करके इस बात का व्यापार खोलने जा रहे हैं कि हम अपने एरिया में जितने भी लोग दबे कुचले हैं उनकी हत्या कर देंगे, ये करने के लिए व्यापार खोलने जा रहे हैं, तो ये व्यापार का जो उद्देश्य है वो वैधानिक नहीं है। क्योंकि हर किसी को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है, और आप किसी की स्वतंत्रता को छीनने के बारे में अगर व्यापार बनाने जा रहे हैं तो आपके व्यापार का उद्देश्य वैधानिक नहीं कहलाएगा, वो अवैध आपका व्यापार हो जाएगा। तो इस प्रकार का व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। तो आप जो भी साझेदारी अनुबंध करेंगे उस अनुबंध का उद्देश्य वैधानिक व्यापार को करने के लिए होना चाहिए। अवैधानिक व्यापार को करने के लिए अगर आप किसी भी साझेदारी व्यापार को बनाते हैं तो आपका व्यापार साझेदारी व्यापार नहीं कहलाएगा। तो ये हुआ तीसरी विशेषता। ठीक, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे चौथी विशेषता के बारे में। तो लाभ हानि विभाजन। साझेदारी व्यापार में जो भी लाभ होता है उस लाभों को साझेदारों के मध्य बांटा जाता है। कैसे बांटेंगे उसकी बात करेंगे। साझेदारी व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। जो भी उद्देश्य हो साझेदारी व्यापार का वो लाभ कमाना होना चाहिए, और लाभ व हानियों का बंटवारा आपसी समझौते के आधार पर होना चाहिए। जो साझेदारों के मध्य समझौते हुए हैं लाभ या हानि को बांटने के लिए, उसी समझौते के आधार पर व्यापार के होने वाले लाभों को बांट दिया जाएगा। और अगर समझौता नहीं हुआ है तो लाभ व हानियों को बराबर बराबर बांटा जाता है। कहने का मतलब जब कोई साझेदारी व्यापार बनाया जाएगा तो उस व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो लाभ कमाने का होगा, और लाभ जो भी कमाया जाएगा या हानि जो भी कमाई जाएगी साझेदारों के मध्य जो आपसी समझौते हुए हैं उन्हीं समझौते के आधार पर उन लाभों को बांट दिया जाएगा। परंतु अगर साझेदारों के मध्य
लाभ को बांटने से रिलेटेड कोई अनुबंध ही नहीं है, कोई समझौता ही नहीं है, तो उस अवस्था में साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा बराबर बराबर कर दिया जाएगा। ये हुई चौथी विशेषता। अब हम लोग बात करेंगे पांचवें विशेषता की। सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। तो अभी आपको पिछले वीडियो में प्रकृति के बारे में बताया गया था कि साझेदारी की प्रकृति क्या है, तो वहां लेखांकन और संवैधानिक वैधानिक दृष्टिकोण से बताया गया था। तो वैधानिक दृष्टिकोण वाली जो प्रकृति है वही पूरा ला करके यहाँ लिख दीजिए, तो आपका ये सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं वाली विशेषता पूरी हो जाएगी। वैधानिक दृष्टिकोण में बताया गया था कि वैधानिक दृष्टिकोण से साझेदारी फर्म का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता है। किसी भी साझेदारी व्यापार में जो साझेदार होते हैं उन साझेदारों का अस्तित्व उस व्यापार के जो साझेदार हैं उनसे अलग नहीं होता है। ये हुआ पांचवी विशेषता। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अंतिम विशेषता के बारे में। तो साझेदारी की जो अंतिम विशेषता है वो है असीमित दायित्व। साझेदारी व्यापार में जितने भी साझेदार होते हैं उन सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब व्यापार किया जाए, व्यापार घाटे में चल रहा है, व्यापार को बंद कर दिया जाए, तो व्यापार को बंद करते समय व्यापार के जितने भी दायित्व हैं उन सभी दायित्वों का भुगतान करना पड़ेगा। कोई भी व्यापार जब बंद होता है तो उस व्यापार के जितने भी दायित्व होते हैं उन सभी दायित्वों का भुगतान करने के बाद ही व्यापार बंद होता है। तो ये जो भुगतान किया जाएगा, ये व्यापार की जितनी संपत्तियां हैं उन सारी संपत्तियों को बेचा जाएगा, जो भी पैसा प्राप्त होगा उसी से भुगतान दायित्वों का किया जाएगा। परंतु यदि संपत्तियों को बेच करके जो राशि प्राप्त हुई वो राशि इतनी पर्याप्त नहीं है कि सभी दायित्वों का भुगतान हो सके, तो उस केस में बचे हुए दायित्वों का भुगतान करने के लिए साझेदारों की जो व्यक्तिगत संपत्तियां होंगी उनको भी प्रयोग किया जा सकता है इन दायित्वों का भुगतान करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। ठीक है, तो ये है अंतिम विशेषता। तो साझेदारी व्यापार में सभी साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक साझेदारी की विशेषता से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे कि जो भी साझेदारी व्यापार किया जाता है वो साझेदारी व्यापार अगर मौखिक में न करके लिखित में किया जाए तो कैसे किया जाएगा। तो जब कोई भी व्यक्ति साझेदारी का व्यापार करता है और उस व्यापार में साझेदारों के मध्य जितनी भी बातचीत होती है उन बातचीत को अगर कहीं लिख लिया जाता है, जिस भी जगह पर लिखा जाता है उसी को हम लोग साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। मतलब व्यक्तियों के द्वारा जब साझेदारी व्यापार बनाया जाता है तो वो व्यक्ति अपने बीच में उस व्यापार से संबंधित जिन जिन बातों पर जिन जिन मुद्दों पे बातें रखते हैं या बातें करते हैं उन सभी मुद्दों को लिखित कर लिया जाता है। तो जिस भी पन्ने पे या कह सकते हैं जिस भी जगह पर लिखा जाता है उसी को साझेदारी संलेख कहते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक अब डिस्कस होने वाला है वो है साझेदारी संलेख क्या है और साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है। कहने का मतलब कि यदि किसी व्यापार में जो साझेदार हैं वो लोग अपने बीच हुए समझौतों को लिखित कर दिए तो उसे हम साझेदारी संलेख कहेंगे। तो उस लिखित में क्या क्या मुख्य बातें हैं जो लिखी जाती हैं तो वो जानेंगे। और उसको जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं साझेदारी संलेख का आशय क्या होता है। तो साझेदारों के मध्य हुए समझौते लिखित रूप में तैयार करना ही साझेदारी संलेख कहा जाता है। साझेदारों के मध्य जो भी समझौते हुए हैं उन समझौतों को लिखना ही साझेदारी संलेख कहलाता है। तो ये हुआ आपका साझेदारी संलेख का आशय। अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख की विषय वस्तु क्या है, मतलब साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। तो साझेदारी संलेख की निम्नलिखित विषय वस्तु होती है जिसमें पहला है फर्म का नाम व पता। जब
दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को साझेदारी के रूप में करने का प्रयास करते हैं तो उन साझेदारों के बीच में जो भी समझौते होते हैं उन समझौतों को जब लिखा जाता है, कह सकते हैं जब संलेख बनाया जाता है, या कह सकते हैं जब लिखा पढ़ी के साथ व्यापार प्रारंभ किया जाता है, तो सर्वप्रथम जो बातें लिखी जाती है वो यही लिखा जाएगा कि व्यापार किस नाम से किया जाएगा, व्यापार जिस नाम से किया जाएगा वो लिखा जाएगा, प्लस व्यापार का पता क्या होगा। बहुत से व्यापार ऐसे हैं जो खुलने के साथ साथ दो चार ब्रांचेस भी खोल लेते हैं, तो ब्रांचों का पता कुछ और होता है और हेड ऑफिस का पता कुछ और होता है। तो उस अवस्था में ऐसा नहीं कि सभी का पता लिखा जाएगा, फर्म का नाम लिख लेंगे और पता की जब बात करेंगे तो उस साझेदारी की जो हेड ऑफिस होगी उसी का ही पता यहाँ पर लिखा जाएगा, ब्रांचेस का पता लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो फर्म का नाम और फर्म के हेड ऑफिस का पता सबसे पहले लिखेंगे, फिर जितने भी साझेदार बन रहे हैं उन सभी साझेदारों का नाम लिखा जाएगा, प्लस वो साझेदार कहाँ के रहने वाले हैं उसका पता लिखा जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इन दो पॉइंट में आपको नाम और पता से संबंधित बातें मिलेंगी। पहले वाले पॉइंट में साझेदारी फर्म का नाम और पता मिलेगा, दूसरे वाले पॉइंट में साझेदारों के नाम और पता के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आएंगे तो वहां पे ये लिखा जाएगा कि कौन साझेदार कितना पैसा लगा रहा है। जो व्यक्ति जितना पैसा लगाएगा उस व्यक्ति की उतनी पूंजी बोली जाएगी कि उसने व्यापार को प्रारंभ करने में इतनी पूंजी लगाई। तो प्रत्येक साझेदार के द्वारा जो भी लगाई जाने वाली पूंजी है उसको भी तीसरे पॉइंट में लिख लिया जाएगा कि कितनी पूंजी लगाया जाएगा। फिर जब साझेदार पूंजी लगाएगा तो उस साझेदार को अपनी पूंजी पर क्या ब्याज पाने का अधिकार होगा कि नहीं होगा इसकी भी बात किया जाएगा। अगर किसी साझेदार को पूंजी पे ब्याज देने की बात कही गई है तो उसको ब्याज मिलेगा, अन्यथा ब्याज उसको नहीं मिलता है। तो साझेदारों की पूंजी, साझेदारों द्वारा फर्म को दिया गया ऋण एवं साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज की दर, इन सब चीजों के भी बारे में अगर मेंशन किया गया है तब तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, अर्थात लाभ व हानि को बांटने के अनुपात की व्याख्या की जाएगी कि जो भी साझेदारी व्यापार से लाभ या हानि होगा उसको साझेदार आपस में किस अनुपात में बांटेंगे इसकी बात की जाएगी। इसके साथ ही साथ साझेदारी व्यापार में बहुत से साझेदार मेहनत से काम करते हैं तो उनको वेतन या फिर कमीशन देने की बात होती है। अगर किसी साझेदार को लाभ के अलावा उसके पारिश्रमिक के बदले में वेतन या कमीशन देने की बात हुई है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ साझेदारों के क्या पारस्परिक अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, इसकी भी व्याख्या यहाँ पर किया जाता है कि हर एक साझेदार के क्या क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और क्या दायित्व हैं। अधिकार का मतलब कि कौन क्या चीज कर सकता है वो अधिकार के रूप में बताया जाएगा। कर्तव्य कार्य करने के बारे में, दायित्व का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिर आएगा साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि और फर्म के लेखांकन की अवधि। इन दो चीजों की बात करें तो साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, किस तारीख से साझेदारी व्यापार को प्रारंभ किया जाएगा वो यहाँ पर लिखा रहता है कि इस तारीख से व्यापार को प्रारंभ किया जाएगा। और फर्म के जब लेखांकन अवधि की बात करेंगे तो लेखांकन की अवधि दो प्रकार की हमारे यहाँ पाई जाती है। एक होता है कैलेंडर वर्ष और दूसरा है वित्तीय वर्ष। कैलेंडर वर्ष आपका 1 जनवरी से चलता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। और अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को जाके ख़त्म हो जाता है। तो उसमें ये भी मेंशन रहेगा कि जो लेखांकन अवधि होगी वो क्या होगी। कैलेंडर वर्ष अगर लिखा गया तो अंडरस्टूड है कि 1 जनवरी से शुरू होगा, 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। वित्तीय वर्ष अगर लिखा गया तो मतलब 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले वर्ष के 31 मार्च को जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो उसी बीच में जो लेखांकन किया जाएगा वो किया जाएगा। फिर है फर्म के विघटन की प्रक्रिया। विघटन का मतलब होता है बंद कर देना। अगर साझेदारी व्यापार को बंद करने की आवश्यकता समझ में आ रही है तो फिर साझेदारी व्यापार को कैसे बंद किया जाएगा, और जब बंद किया जाएगा तो बंद करने के बाद जो खातों का निपटारा करना है उसको कैसे निपटारा किया जाएगा, इसकी भी व्याख्या यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ व्यवसाय के संचालन के संबंध में कोई अन्य विवरण अगर आवश्यक समझ में आते हैं तो उसको भी यहाँ पर लिखा जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि साझेदारी संलेख एक ऐसी चीज है
जहां पर किसी साझेदारी व्यापार को करने के लिए जितनी भी बातें होती है उन सारी बातों को यहाँ पर लिख दिया जाता है। ये होता है साझेदारी संलेख। तो अगर आप किसी साझेदारी व्यापार को देख रहे हैं और आपको ये जानना हो कि ये साझेदारी व्यापार में क्या मौखिक बातें होकर के की जा रही है या लिखित बातें की जा रही हैं करके की गई हैं, तो उस अवस्था में आप उस व्यापार के जो भी साझेदार हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्या साझेदारी संलेख बनाया गया है। यदि वो कहते हैं हाँ साझेदारी संलेख बनाया गया, तो इसका मतलब है कि उस साझेदारी व्यापार में जो भी बातें हुई है सब लिखा पढ़ी के साथ है, मतलब साझेदारी संलेख बनाया गया है। तो उस साझेदारी संलेख में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो बातें उस व्यापार पे लागू होती है। तो ये हुआ आपका साझेदारी संलेख। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यापार प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन लोगों का तालमेल बहुत अच्छा होने की वजह से जो भी व्यापार होता है उससे संबंधित कुछ लिखा पढ़ी नहीं की जाती है। तो जब कभी भी व्यक्ति बिना किसी लिखा पढ़ी के साझेदारी व्यापार को करना शुरू कर देते हैं, तो उस प्रकार के साझेदारी व्यापार को मौखिक रूप पर प्रारंभ किया गया साझेदारी व्यापार कहते हैं। और ऐसी अवस्था में अगर साझेदारों के मध्य किसी भी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, तो फिर वो जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के कुछ प्रावधान बताए गए हैं। वो प्रावधान उस व्यापार पे लागू हो जाएगा बिना किसी नियम के। मतलब वो सारे के सारे प्रावधान उन्हीं साझेदारी फर्मों पे लागू होते हैं जिन साझेदारी फर्मों में साझेदारों के मध्य हुए समझौते लिखित रूप में न किए गए हों। अगर मौखिक रूप में करके व्यापार किया जा रहा है तो ये जो प्रावधान की बात किया जा रहा है वो सारे प्रावधान उस व्यापार पे लागू होता है। तो हम लोग उस प्रावधान के बारे में अभी नहीं डिस्कस करेंगे, अगले वाले वीडियो में बात करेंगे कि साझेदारी फर्मों के ऊपर वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो लागू होते हैं जब साझेदारी व्यापार लिखित रूप में न करके मौखिक रूप में किया गया हो। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं तो उन्हीं सारे प्रावधानों के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रावधान बिना लिखित किए गए साझेदारी फर्मों पे लागू होते हैं।